रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि किसी विशेष भाषा में ब्लैक को DX से BFE कोडित किया है तो जेड का कोड क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या लेटर का कोड लेटर ही दिया है या फिर संख्या दी या फिर चिन्ह दिया है। तो यहाँ पर हमें लेटर का कोड लेटर ही दिया है, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो अल्फाबेट में माइनस प्लस करके देखते हैं या फिर हम विपरीत देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक को देखेंगे। जैसे यहाँ पर B से D कैसे लिखा ये देखेंगे, या फिर हम क्या करेंगे पीछे से देखेंगे K से D कैसे लिखा ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे B से D को, तो B हमारा ABCD में 2 नंबर पे आता है और D हमारा 4 नंबर पे आता है। यहाँ पर प्लस हो रहा है तो कितना प्लस हुआ, यहाँ पर 2 प्लस किया है। अगर हम सेम तरीके से यहाँ पर J में भी 2 प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो आपको पता है J ABCD में कितने 10 नंबर पे आता है, और 2 प्लस कर देंगे तो कितने होंगे 12, और 12 नंबर पे क्या होगा L होगा। तो यहाँ पर पहला लेटर L होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर L नहीं है, तो ये तरीका यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, पीछे से देखते हैं। तो पीछे से देखेंगे, जैसे यहाँ पर K से D का पता करते हैं, तो K हमारा ABCD में 11 नंबर पे आता है और D हमारा 4 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो K से D मतलब यहाँ पर -7 कर रहा है, ठीक है। क्या किया, -7। तो सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर भी पीछे ई में से -7 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए 5 नंबर पे आता है। अगर हम -7 करेंगे तो पीछे 25 की ओर जाएगा, मतलब यहाँ पर Y आएगा। लेकिन यहाँ पर भी पहला लेटर हमारा Y नहीं है, तो ये भी तरीका नहीं लगेगा, ठीक है। बस आप यहाँ पर लॉजिक को समझिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम विपरीत देखते हैं तो आपको पता है B का विपरीत Y होता है, लेकिन यहाँ पर D दिया है तो विपरीत भी नहीं है, और K का विपरीत P होता है और यहाँ पर D दिया है वो भी विपरीत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते, देखिए आपको यहाँ पर पता होगा कि जैसे यहाँ पर B दिया और B ABCD में कितने नंबर पे 2 नंबर पे आता है, और यहाँ पर L कितने नंबर पे, तो L हमारा ABCD में 12 नंबर पे आता है, ठीक है। कितने नंबर पे, 12 नंबर पे आता है। उसके बाद A दिया और ABCD में 1 नंबर पे आता है, और C हमारा ABCD में 3 नंबर पे आता है, और K हमारा यहाँ पर 11 नंबर पे आता है, ठीक है। लॉजिक को समझना, मैं सारी लॉजिक यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिए इधर देखेंगे तो D हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है, और 1 से कितने नंबर पे, तो 1 से हमारा 24 नंबर पे आता है, और B कितने नंबर पे, तो B हमारा 2 नंबर पे आता है, और F कितने नंबर पे, तो F हमारा 6 नंबर पे आता है, और V कितने नंबर पे, तो V हमारा 22 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर एक एक लेटर को देखते हैं तो यहाँ पर लेटर को देखिए, जैसे यहाँ पर हम इस 2 से देखेंगे तो 2 से 4 मतलब 2 गुना, 12 से 24 मतलब यहाँ पर भी 2 गुना, 1 से 2 मतलब यहाँ पर भी 2 गुना, और यहाँ पर 3 से 6 मतलब यहाँ पर भी 2 गुना, और 11 से 22 मतलब यहाँ पर भी 2 गुना, मतलब लेटर का 2 गुना करा है, ठीक है। क्या करा, लेटर का 2 गुना करा है। तो सेम तरीके से जेड का भी हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए आपको पता है यहाँ पर जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे, और 10 का 2 गुना कितना होगा 20, और 20 नंबर पे हम क्या करेंगे, सीधे टी को लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे टी को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ए, और ए 1 नंबर पे आता है, और इसका 1 का 2 गुना कितना होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 नंबर पे बी आता है, तो यहाँ पर हम बी को लिखेंगे। उसके बाद डी का, और डी हमारा ABCD में 4 नंबर पे आता है, और 4 का 2 गुना 8 होता है, और 8 का हम सीधे यहाँ पर एच लिखेंगे। उसके बाद ई हमारा 5 नंबर पे आता है, और ई का मतलब 5 का 2 गुना कितना होगा 10, और 10 नंबर के आपको पता है क्या होता है, जे आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए यहाँ पर TBHG, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मैं इतनी लॉजिक क्यों बताई, क्या कि आपको यहाँ पर वापस से रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग लिखा, या फिर घन लिखा, या फिर सम संख्या लिखी है, विषम संख्या लिखी, या फिर अभाज्य संख्या लिखी है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो गुना करके देखेंगे, या फिर हम क्या करेंगे अंतर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 12 से 23 का पता करते तो आपको पता अगर हम इसका 2 गुना करेंगे तो आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 12 का 2 गुना करते तो 12 का 2 गुना कितना होता है 24, और 24 में से -1 करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 23 होगा, ठीक है। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर 23 से 45 की ओर जाते हैं तो 23 का भी सेम तरीके से अगर हम 2 गुना करेंगे तो 23 दूना कितना होता है, तो आप कहोगे 23 दूना 46 होता है, ठीक है। कितना होता है 46 होता है, और 46 में से 1 माइनस करेंगे तो 45, और 45 भी यहाँ पर है, ठीक है। क्या है 45 भी यहाँ पर है। सेम तरीके से अगर हम आगे जाते हैं तो 45 का भी 2 गुना करेंगे, ठीक है। सीरीज के हिसाब से यहाँ पर भी 2 गुना करेंगे तो 45 दूना कितने होते हैं, तो आप कहोगे 90 होते हैं, ठीक है। और सेम तरीके से यहाँ पर अगर हम -1 करेंगे, 90 में से -1 करेंगे तो आपको पता है 89 होगा, ठीक है। कितना होगा 89। लेकिन यहाँ पर 78 लिखा, मतलब ये ट्रिक हमारे यहाँ पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए
अगर हम यहाँ पर अंतर देखते हैं, एक तरीका ये है कि जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको अंतर देख लेना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मैं सारे तरीके बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 12 और 23 में कितने का अंतर है, तो आपको यहाँ पर +11 किया है, ठीक है। प्लस कितना किया है, 11 किया है। उसके बाद अगर हम 23 से 45 को देखेंगे तो यहाँ पर कितने का अंतर, 23 से 45 मतलब यहाँ पर +22 किया है, कितना किया, +22 जोड़ा है। फिर अगर हम 45 से 78 देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो 45 से 78 मतलब यहाँ पर +33 किया है, कितना किया है, तो यहाँ पर +33 किया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 78 से 122 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर +44 किया है, कितना किया, +44। मतलब सीरीज को देखिए, 11 का डबल फिर और 11 फिर 11 मतलब 11 के पहाड़ा का यहाँ पर प्लस हो रहा है। तो अगली संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगला 55 प्लस कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 55 प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, 55 प्लस करेंगे। तो 122 में अगर हम 55 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 177 होगा, ठीक है। कितना होगा, 177। ऑप्शन में देखिए 177 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर 4 अक्षर समूह ये दिए हैं, ठीक है। इनमें से 3 किसी तरह से संगत है लेकिन एक असंगत है, उसका ही हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अंकों में लिखेंगे। जैसे अंकों में लिखेंगे तो डी हमारा ABCD में 4 नंबर पे आता है और एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, ठीक है। कितने, 6 नंबर पे। सेम तरीके से टी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। वाई हमारा 25 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे, 25 नंबर पे। इधर अगर के की बात करेंगे तो के 11 नंबर पे आता है और जे हमारा ABCD में 10 नंबर पे आता है। सेम तरीके से एच कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे एच हमारा ABCD में 8 नंबर पे आता है, ठीक है। एच हमारा ABCD में 8 नंबर पे आता है और पी हमारा ABCD में 16 नंबर पे आता है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम इनका अंतर देखते हैं तो यहाँ पर इनका अंतर कितने का है, तो आप कहोगे 4 से 6 मतलब यहाँ पर +2 हुआ है, ठीक है। उसके बाद 20 से यहाँ पर 25 मतलब यहाँ पर कितना हुआ, तो आप कहोगे यहाँ पर +5 हुआ है। फिर अगर हम यहाँ पर देखेंगे 11 से 10 मतलब यहाँ पर -1 ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 8 से 16 मतलब यहाँ पर +8 हुआ है, क्या हुआ, +8। अगर हम यहाँ पर सभी को देखेंगे तो सारे यहाँ पर व्यंजन हमारे सवर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्लस माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर देखेंगे तो प्लस हुआ है, यहाँ पर प्लस हुआ है, यहाँ पर प्लस हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा माइनस हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो हमारा क्या है, इन तीनों से अलग है। तो KG ऑप्शन में देखिए KJ, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बस आप यहाँ पर लॉजिक को समझते हुए चलिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रीजनिंग में आपको लॉजिक पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको एक ही प्रश्न में 4-5 लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। बाकी तो मुझे लॉजिक पता होती है, लेकिन आपको सारी लॉजिक आप क्या करना है, रिवीजन करवाना है, ताकि आपकी सारी लॉजिक खुल के आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं सारी लॉजिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा समय लगता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। अब देखिए अगर आपको मैं सारी लॉजिक यहाँ पर नहीं बताता हूँ तो उससे क्या होगा कि मैं फटाफट से क्या करूँगा, प्रश्न लाऊंगा और फटाफट से जो लॉजिक लग रही है एक बार में बता के आगे बढ़ जाऊंगा, तो आप फिर बाद में सोचने की क्षमता आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक बताने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको मैं क्या करता हूँ, सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए सारी लॉजिक जो लगती है उसको ट्राई करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 शब्द दिए और इनका हमें वेन डायग्राम क्या बन रहा है वो बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि शब्दों को ध्यान से देखते हैं कि उनका शब्दों में आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आपको पता है जो बर्तन है, बर्तन को आप जानते हो, सिल्वर को आप जानते हो, आभूषण को भी आप जानते हो। अब इनका आपस में संबंध तो है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर एग्जैक्ट संबंध नहीं है, बस यहाँ पर संबंध इनका कुछ कुछ वाला है। तो यहाँ पर हम डायग्राम क्या करेंगे, एक एक शब्द का बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, बर्तन का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, बर्तन का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें दिया है सिल्वर। अब सिल्वर का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो आपने यहाँ पर बर्तन का डायग्राम बना लिया है क्या इनका सिल्वर के कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो सिल्वर यानी कि जो चांदी होती है वो भी कुछ चांदी बर्तन यानी कि कुछ बर्तन चांदी के होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ वाला बनेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बर्तन चांदी के होते हैं तो यहाँ पर कुछ वाला बनेगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें दिया आभूषण। अब आभूषण का डायग्राम बनाने से पहले आपको देखना है कि जो हमने यहाँ पर बर्तन और सिल्वर का डायग्राम बना लिया कि इनका आभूषण से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे बर्तन का आभूषण से तो कोई संबंध नहीं, क्योंकि गहने वगैरह बर्तन से नहीं बनते हैं, गहने हमारे यहाँ पर सिल्वर से बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ गहने और सारे गहने हमारे चांदी के नहीं बनते, इसलिए यहाँ पर भी कुछ वाला बनेगा, ठीक है।
तो अब देखिए, सबसे पहले बर्तन का बनाया था, तो बर्तन कुछ बर्तन चांदी के होते हैं, तो ये तो बात सही है। यहाँ पर हमने कुछ बर्तन चांदी दिखाया है, लेकिन यहाँ पर कुछ सिल्वर भी चांदी होती है, ठीक है, क्योंकि कुछ आभूषण जो होते हैं, कुछ गहने होते हैं, वो सोने के भी होते हैं, अदर के भी होते हैं, लेकिन बर्तन के नहीं होते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार पहली संख्या से दूसरी संख्या संबंधित है, उसी प्रकार तीसरी संख्या से चौथी संख्या का संबंध बताइए। यानी ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जिस प्रकार यहाँ पर 23 का संबंध 14 से है, उसी प्रकार 11 का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। अब हम यहाँ पर 14 का ही क्यों पता करेंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो इसीलिए यहाँ पर हम सबसे पहले 14 का पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो पहली लॉजिक क्या लगा सकते हैं। देखिए, अगर हम पहली लॉजिक देखेंगे तो यहाँ पर 23 से 14 मतलब यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो कितना माइनस हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 23 से 14 मतलब यहाँ पर देखिए कितना माइनस हुआ है, तो 23 और 14 मतलब यहाँ पर देखिए 9 माइनस किया है। कितना माइनस किया, 9 माइनस किया है, ठीक है। तो सेम तरीके से अगर हम 11 में से भी 9 माइनस करते हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 2 नहीं है, तो ये लॉजिक काम नहीं कर रही। अब प्लस का तो कोई रोल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लस तो होगा नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वर्ग और घन भी नहीं देख सकते, क्योंकि संख्या छोटी है। तो अगर हम इनको आपस में जोड़ लेते हैं, अगर हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो कितने होंगे, 5 होंगे, और 5 का अगर हम 2 गुना करते हैं तो 5 का 2 गुना कितना होगा, तो आपको होगा 5 का 2 गुना 10, और 10 में जब 4 को जोड़ेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 14 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये लॉजिक काम करती कि नहीं देखते हैं। तो अगर इसमें भी सेम तरीके से इसको जोड़ेंगे 11 को, तो यहाँ पर कितना होगा, 2, और 2 का भी हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर किया। तो यहाँ पर कितना होगा, 4, और जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना करके 4 प्लस किया था, तो यहाँ पर भी 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। कितना होगा, 8, लेकिन 8 भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगी, ठीक है। सारी लॉजिक हम ट्राई करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब देखिए और कौन सी लॉजिक लगा सकते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर 5 प्लस करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें 5 प्लस करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, ठीक है। कितना, 28, और 28 से 28 को 2 को काटते हैं, यानी कि 28 का आधा करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, आपको होगा 14 होगा। कितना होगा, तो 28 का आधा मतलब 14 होगा, और 14 यहाँ पर दिया है। अब सेम तरीका यहाँ पर लगाते 11 में, तो इसका भी हम क्या करेंगे, 11 में सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर 5 प्लस किया, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 को प्लस कर देंगे। तो 11 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 16 हो जाएंगे। और जैसे हमने यहाँ पर 2 से काटा था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे। तो 2 से 16 को काटेंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर साइड से 0 लगा है, ठीक है। ये 0 लगा तो इसको हटा दीजिए, इस 0 को हटा दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। क्या होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। बाकी इतनी 80 यहाँ पर हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर 0 लग गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और लुप्त संख्या बताइए। यानी हमारे पास यहाँ पर 3 पैटर्न दिए है, ठीक है, और इनमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपको लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वो कहाँ पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पर बीच में दिया है, तो आपको क्या करना है, फिर बाकी पैटर्न में जो बीच में संख्या लिखी है उन संख्याओं का पता करना है, ठीक है। जो मैं आपको यहाँ पर तरीका बताऊँ, इस तरीके से आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते हो और आसानी से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है। सारे प्रश्नों को मैं शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगा ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर 15 कैसे लिखा है बीच में, और यहाँ पर 10 कैसे लिखा है, ये देखेंगे, ठीक है। अब इनको पता करने के लिए यहाँ पर आसपास की संख्या को या तो हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या माइनस कर सकते हैं, या गुणा कर सकते हैं, या भाग कर सकते हैं, कुछ भी करना। हमें तो यहाँ पर इस 10 और 15 को एक ही तरीके से पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम आपस की संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है, अगर हम आपस की संख्या को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर तो छोटी संख्या तो जोड़ने से ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस करके देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 12 में से 5 को माइनस करते हैं तो आपको पता है कितना होगा, तो 12 में से 5 जाएगा मतलब 7 होगा, ठीक है। और सेम तरीके से इधर भी आमने सामने वाली संख्या को माइनस करते हैं, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3। और इनको जब अगर हम आपस में जोड़ देते तो 7 और 3 कितने होंगे, 10। कितने होंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। और 10 यहाँ पर दिया है। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम 15 का पता करते हैं, तो सामने की संख्या को घटाएंगे आमने सामने की, तो 11 में से 4 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, आप कहोगे 7 बचेंगे। कितने बचेंगे, 7। और ऊपर भी हम क्या करेंगे, आमने सामने संख्या को घटाएंगे, तो 16 में से 8 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। और जैसे हमने यहाँ पर घटा के जोड़ा तो यहाँ पर भी सेम तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है, एक ही तरीका लगाना है। तो 7 8 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 7 8 15 होते हैं। और 15 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है, 15 भी यहाँ पर दिया है, यानी दोनों में हमने एक ही तरीके से संख्या को पता करा है। उसी तरीके से हमें क्या करना है, तीसरे पैटर्न में बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आमने सामने वाली संख्या को घटा लेंगे, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 4। और ऊपर भी हम क्या करेंगे, आमने सामने से घटाएंगे, तो 15 में से 6 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 9 बचेंगे। कितने बचेंगे, 9। और जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, जोड़ा था दोनों में,
तो यहाँ पर भी जोड़ लेंगे। तो 9 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है कितने होंगे, 13 होंगे। कितने होंगे, 13। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 13 होगा। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अवस्था दी गई है, अक्षर यू के विपरीत सतह क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा पासे का प्रश्न, और पासे में जब भी आपको एक से अधिक पासे मिले, चाहे पासे पे संख्या दर्शाई हुई, चाहे पे चिन्ह या फिर लेटर हो, कुछ भी हो, बस आपको क्या करना है, एक से अधिक हो तो वहां पर आपको कॉमन सतह देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए तरीका समझिए। इस प्रश्न के बाद आप किसी भी पासे के प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर लोगे। तो सबसे पहले कॉमन देखने का तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको पहले पासे से उठाना और इन 2 पासों में कॉमन देखना है। अगर आपको इन 2 पासों में मान लो बाई चांस कॉमन नहीं मिलता है, इस पासे को छोड़ना है और इस पासे से इस पासे को देखना है। अगर आपको फिर भी बाई चांस नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, इसे छोड़ के फिर इन दोनों में देखना है। ठीक है, हालांकि कॉमन आपको पहले ही मिल जाएगा। तो अब देखिए, अगर हम इन 2 पासों में कॉमन देखते हैं तो ये हमारा पहला पासा और ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा हो जाएगा, लेकिन हमें 2 पासों में देखना है। ठीक है, तो इनमें अगर हम कॉमन देखते हैं तो कॉमन हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर हमें क्यू कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर क्यू कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको क्या करना है, आपको एक तरफ लिखना है। जैसे ये पहले पासे का क्यू है और ये हमारा दूसरे पासे का क्यू है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे, जिस तरफ घड़ी चलती है तो यहाँ पर कॉमन से चलना है। ठीक है, तो पहले पासे में कॉमन से चलेंगे, यहाँ से घड़ी की दिशा में, तो घड़ी इस तरफ चलती है, मतलब पहला लेटर हमें क्या मिला, एस मिला, उसको उसके नीचे लिखना है। ठीक है, उसको उसके नीचे लिखना है। फिर और आगे चलना है, तो आगे हमें क्या मिला, पी मिला, तो उसको भी उसके नीचे लिख लेना है। ठीक है, ये हमने लिखा। उसके बाद आगे चलेंगे तो वापस कॉमन आ गया, तो हमें आगे नहीं चलना है। अब हमें क्या करना है, दूसरे पासे में चलना है। दूसरे पासे में घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ से इधर चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, आर मिला, तो आर को भी दूसरे पासे के नीचे लिखना है। ठीक है, इधर नहीं लिखना है। उसके बाद और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर यू मिला, यू को भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या करा, आमने सामने लिख लिया। अब ये हमारा पहले पासे का है और ये हमारा दूसरे पासे का है, तो यहाँ पर जो आमने सामने है, ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर पी का यू, यू का पी, एस का आर, आर का एस हो जाएगा, और क्यू का हमारा जो बचा लेटर वो क्यू का होगा। तो कौन सा बचा, तो आप कहोगे टी बचा, वो यहाँ पर क्यू का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सारे का हमने विपरीत पता कर लिया। हमें किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर यू का विपरीत पूछा है, तो यू का विपरीत हमें यहाँ पर पी दिखाई दे रहा है। तो पी ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर मैं सारी लॉजिक बता रहा हूँ, तो वो कैसी लग रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि पी, क्यू, आर और एस 4 क्रमानुसार महीने हैं, जिसमें से पी व एस 30 दिन के हैं, तो एस कौन सा महीना है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। ठीक है, ये कैलेंडर का प्रश्न है, यहाँ पर आपको कोई कोड नहीं लगाना है, ये थोड़ा सा एडवांस प्रश्न है और पिछली बार एनटीपीसी में पूछा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, अब प्रश्न के कार्य, प्रश्न कह रहा है कि पी, क्यू, आर, एस ये 4 क्या है, क्रमानुसार महीने, मतलब लगातार 4 महीने। तो मान लो ये पी है, ये भी एक महीना है, क्यू ये भी एक महीना है। ठीक है, क्यू भी एक महीना है, इसके बाद पी के बाद क्यू महीना है, और क्यू के बाद आर महीना है, और आर के बाद एस ये महीने हैं। ठीक है, ये 4 लगातार महीने हैं। हमें इसमें से ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, जिसमें से पी और एस 30 दिन के हैं, मतलब पी हमारा क्या है, 30 दिन का है, और एस भी हमारा 30 दिन का है। ठीक है, ये हमारा क्या है, 30 दिन के। अब बीच में हमें यहाँ पर आगे पूछ रहा है कि एस कौन सा महीना है, मतलब एस कौन सा महीना है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम पता करेंगे, तो आपको पता है कि महीने कैसे होते हैं, जैसे जनवरी 31 का होता है, फिर फरवरी 28 या 29 का, फिर 31, 30, 31, 30, 31 चलता है, एक छोड़ के एक। तो आपको पता है, अगर हम यहाँ से ये अगर 30 का है तो अगला हमारा यहाँ पर 31 का होना चाहिए, फिर अगला वापस हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आपको होगी अगर ये 30 का है तो ये 31 का है, तो यहाँ पर और 30 का होना चाहिए। लेकिन लगातार 30 का तो कोई ऐसा महीना ही नहीं है, लगातार 30 का तो कोई भी महीना नहीं है, ये तो आपको पता है। लेकिन लगातार 31 का महीना है, कौन से है, तो आपको जुलाई और अगस्त, ये क्या है, लगातार 30 के। तो जैसे ये हमारा कौन सा हो गया, तो ये हमारा जुलाई हो गया, और ये हमारा अगस्त हो गया। तो जुलाई से पहले आपको पता होता मई, जून, जुलाई, तो यहाँ पर भी जून आ जाएगा, तो ये 30 का जून होता है, जुलाई 21 का, अगस्त भी हमारा 31 का होता है, तो अगला हमारा सितंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछा है कि एस कौन सा महीना, तो एस हमारा यहाँ पर सितंबर है। तो ऑप्शन में देखिए सितंबर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी में, सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जुलाई और अगस्त ये दोनों की दोनों क्या है, 31 के है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये प्रश्न कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, उसी महीने में आपको 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा ये हमें पूछा है। तो आपको पता होगा, जैसे हमें यहाँ पर कह रहा है कि यदि नवंबर के, ठीक है, नवंबर आपको पता है कितने महीने का, कितने दिन का होता है, तो आपको पता है 30 दिन का होता है। ठीक है, उसको छोड़ो। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि पहली तारीख को सोमवार है, यानी नवंबर की 1 तारीख को क्या है, तो आपको पता है सोमवार है। ठीक है, क्या है, 1 तारीख को, यानी नवंबर की 1 तारीख को क्या है, तो आपको हो गया सोमवार
सोमवार है, ठीक है, सोमवार है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, 25 नवंबर को। तो अगर 1 तारीख को सोमवार है तो आपको पता है हर 7 दिन में वही दिन होता है। क्या होता है? हर 7 दिन में वही दिन होता है। मतलब अगला 1 को अगर सोमवार है तो अगला 8 को भी सोमवार होगा, ठीक है। उसके बाद 8 के बाद और 7 जोड़ेंगे तो 15 को भी सोमवार होगा। क्या होगा? 15 को भी सोमवार होगा। उसके बाद और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22 को भी सोमवार होगा। क्या होगा? 22 को भी सोमवार होगा। अब 22 तक तो सोमवार होगा, हमें यहाँ पर 25 का पूछा है, क्योंकि हर 7 दिन में क्या होता है? वही दिन होता है। तो यहाँ पर सोमवार तो लगातार 22 तक होगा ही। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? तो 23 का पता करना है, 24 का पता करना है और 25 का हमें बताना है, ठीक है। तो अगर 22 को सोमवार है तो 23 को क्या होगा? तो आपको होगा मंगलवार होगा, और 24 को क्या होगा? तो आपको होगा बुधवार हो जाएगा, ठीक है। 24 को बुधवार हो जाएगा। उसके बाद 25 को क्या होगा? यहाँ पर 25 है, ठीक है। 25 को क्या हो जाएगा? तो आपको होगा यहाँ पर बुधवार हो तो यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए गुरुवार कहाँ हुआ है, यानी कि ऑप्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुरुवार को ही बृहस्पतिवार बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी में 8 बजे हैं तो दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण होता है। तो दोनों सुइयों का मतलब ये कि आपको यहाँ पर घंटे और मिनट की सुई को लेना है, ना कि सेकंड की। सेकंड वाली सुई को नहीं लेना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। अब देखिए आपको पता है ये हमारे क्या है, मान लो ये घड़ी है, ठीक है। अब घड़ी में सबसे पहले ऊपर 12 बजता है। क्या होता है? ऊपर 12 लिखा हुआ आता है और नीचे 6 लिखा हुआ था, और इस साइड आपको पता है 3 और इधर आपका 9 रहता है, ठीक है। अब इसके बीच में 1 और यहाँ पर 2 और इधर देखेंगे तो 4 और यहाँ पर 5। हम पूरी घड़ी बना रहे हैं, ठीक है। 7 और उसके बाद यहाँ पर 8 और यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 11। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि 8 बजे, ठीक है। यहाँ से ये 8 बजने, ये घड़ी घंटे का काटा है और ये हमारा मिनट का काटा है, ठीक है। तो 8 बजे है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर पता है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको पता है घंटे और घंटे की सुई बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बीच का देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 घंटा है, यहाँ पर 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा। मतलब यहाँ पर 30 को हम क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे तो आपको पता है कितना होगा? 120 हो जाएगा। मतलब 120 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए 120 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में रेणु की रैंक नीचे से 15वीं है। यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी है तो ऊपर से उसकी रैंक कौन सी होगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में मैं सारे जो भी सिलेबस है, ठीक है, रेलवे का जो सिलेबस है उसके सारे सिलेबस से प्रश्न उठा के यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बता देना कि कौन से चैप्टर का प्रश्न छूटा या फिर कौन से प्रश्न के चैप्टर को और ज्यादा लेना है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। बाकी आपको मैं यहाँ पर सारे चैप्टर का बताऊंगा टाइप वाइज, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये हमारा ये रैंकिंग का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर क्या करा कि कक्षा में रेणु की रैंक नीचे से 15वीं है। तो यहाँ पर कक्षा में अगर 30 विद्यार्थी तो ऊपर से कौन सी होगी, ये हमें पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कुल विद्यार्थी दिया जाता है और यहाँ पर उसमें से कोई एक स्थान दिया जाता है, जैसे या तो दाएं बाएं या ऊपर नीचे ये दिया जाता है, आमने सामने कोई सा भी एक स्थान दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, कुल में से घटा के एक प्लस कर देते हैं। तो कुल विद्यार्थी हमें यहाँ पर कितने 30 दिए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 में से जो हमारा यहाँ पर नीचे का स्थान इसे घटा के एक प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें से क्या करेंगे, 15 को घटा लेंगे, ठीक है। तो 30 में से 15 को घटाएंगे तो आपको पता है 15 होगा। कितना होगा? 15। और 15 में हम क्या करेंगे, एक प्लस कर लेंगे तो हमारा एक ऊपर से स्थान निकल जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 16 होगा। ऑप्शन में 16 को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर 16 देखिए सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इसी में मान लो आपको दाएं बाएं, जैसे हमने हमारा देखिए ये वाला कौन सा है, तो आपको नीचे से और ये हमारा ऊपर से। अब हम जब क्या करते हैं, दाएं बाएं से हमें कोई दिए जाते हैं, दाएं बाएं का हमें रैंक दी जाती है और हमें पूछा जाता है कि वहाँ पर कुल विद्यार्थी कितने या कुल व्यक्ति कितने। तो हम क्या करते हैं, दाएं बाएं या ऊपर नीचे को दोनों को जोड़ के एक माइनस कर ले। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि वापस से 30 विद्यार्थी आ रहे क्या। तो 15 और 16 को जोड़ेंगे तो आपको पता 31 होंगे, और दोनों को जोड़ दिया हमने, कितना हुआ 31, और 31 में से एक माइनस करेंगे तो आपको पता कितना होगा, 30 होगा। यानी यहाँ पर 30 विद्यार्थी हमारे वापस से आ रहे हैं, तो हमारा ये वाला सही स्थान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और आपको हर प्रैक्टिस सेट में आपको रिपीटेड टाइप नहीं मिलेगी, अलग अलग टाइप मिलेगी, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए, ठीक है। अगर मैं वही टाइप आपको अगर करवा रहा हूँ तो क्या ही मतलब आपको प्रैक्टिस करने का, ठीक है। इसलिए हर प्रैक्टिस सेट में आपको अलग अलग टाइप मिलेगी। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कराए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सुप्रिया, ठीक है, सुप्रिया अखिल की बहन है, यानी ये मान लो ये सुप्रिया है, ठीक है, ये सुप्रिया है और सुप्रिया किसकी, अखिल की बहन है, मतलब ये अखिल हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रतीक ए ले रहा हूँ, ए मतलब अखिल, एस मतलब सुप्रिया। अब सुप्रिया क्या है, अखिल की बहन है, ठीक है, तो इसको हम माइनस लगा देते हैं, ये अखिल की बहन है और ये अखिल मतलब ये लड़का है, तो हम प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे करा कि अखिल के पिता, यानी अखिल के पिता, मान लो यहाँ पर अखिल के एक पिता है, ठीक है, ये अखिल के पिता है। आगे क्या कह रहा है, अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता की माँ मतलब इसके पिता की माँ, मतलब यहाँ पर एक और इसकी माँ है, ठीक है, इसकी क्या है, माँ है, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, जब भी हम क्या करते हैं रिलेशन देखते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े उसको ऊपर लिखते हैं, छोटे उसको नीचे लिखते हैं और अपने बराबर के रहते हैं उसको अपने साइड में लिखते हैं। जैसे भाई बहन में आता है, हमने साइड में लिखा, ये बड़ा पिता है तो उसको ऊपर लिखा, ठीक है, ये तरीका रहता है, ये मैं और बता दूंगा आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर माँ है, ठीक है, पिता की माँ, तो जो पिता की माँ है सुप्रिया से कैसे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप गलती कर देते हो, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, गलती करते हो, ये सब कुछ भी आप कर लेते हो लेकिन रिलेशन बताने में आप गलती कर देते हो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हो कि माँ की ये सुप्रिया क्या लगेगी, तो सुप्रिया क्या लगेगी, तो ये तो पोती लगेगी और पोती लगा के आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर जिस भी नाम के साथ से लगा, जिससे पूछा जहाँ पर से लगा वहाँ से उल्टा बताना है, नहीं माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है, सुप्रिया से, यहाँ पर से लगा तो आपको यहाँ पर उल्टा बताना कि सुप्रिया की ये उसकी माँ क्या लगेगी ये बताना, सुप्रिया की ये वाली माँ क्या लगेगी ये बताना है। तो ये भाई बहन है तो ये मतलब ये सुप्रिया, मतलब ये भी सुप्रिया का पिता है और सुप्रिया के पिता की माँ मतलब सुप्रिया की क्या लगेगी, तो आपको कि दादी लगेगी, क्या लगेगी, दादी लगेगी, क्योंकि मान लो ये सुप्रिया मतलब आप हो, ठीक है, और आपका भाई कौन है, अखिल है, अखिल का पिता, अखिल का पिता मतलब आपका भी पिता और आपके पिता की माँ मतलब आपकी कौन होगी, दादी होगी। तो दादी हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस भी नाम के पास आपको से मिले वहां से आपको उल्टा बताना है, बस आप रिलेशन बताने में गलती कर देते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि आर और जे दोनों एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं। आर दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, आर के सापेक्ष जे की दिशा, जे किस दिशा की ओर उन्मुख है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा दिशा और दूरी का प्रश्न है। अब दिशा दूरी तो आपको पता है कि कैसी होती है, तो आपको पता है प्लस वाला, ठीक है, जिसे हम प्लस बनाते हैं और ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है। थोड़ा सा समझिए, ये हमने एक प्लस बनाया है और ऊपर की ओर अपने सिर, ठीक है, अपने सिर को ले लीजिए, सिर के ऊपर उत्तर होता है, उसके बाद अपने पैर में दक्षिण होता है, ठीक है, सिर के ऊपर उत्तर, पैर में दक्षिण और राइट हैंड पे पूर्व हमेशा और लेफ्ट पे पश्चिम, ठीक है। ये हमारे क्या है, दिशा है, ठीक है, ये हमारी दिशा है, ठीक है। अब देखिए ये हमने यहाँ पर दिशा बना ली। हमें यहाँ पर कह रहा है कि आर और जे दोनों एक दूसरे के मुख करके खड़े हैं, ठीक है, एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं और आर दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है मतलब आर कहाँ पर है, तो आर हमारे यहाँ पर उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तर पूर्व में यहाँ पर हमारा आर हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि यहाँ पर खड़ा है, उसके बाद कह रहा है कि आर के सापेक्ष में यहाँ पर जे किस दिशा की ओर है, मतलब आर के सापेक्ष में जे किस दिशा की ओर है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो आर के साथ अगर आमने सामने मतलब यहाँ पर जे होगा, कौन होगा, जे होगा, तो ये किस दिशा में, तो आपको दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है, कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए दक्षिण पश्चिम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि कोड बराबर 6241, मेड बराबर 5346 और कम बराबर 3124 लिखा है और यहाँ पर 2 बराबर 27 लिखा, तो यहाँ पर डम बराबर क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको पता है जब भी लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है तो उनको हम संख्या में बदल के देख लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं क्रॉसिंग मेथड काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा कोड दिया तो या तो हम कोड चुरा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डी का कोड 4 लिखा है और यहाँ पर भी डी का कोड 4 लिखा है, लेकिन इधर यहाँ पर 4 जो लिखा है यहाँ पर ई का कोड लिखा है, तो हम कोड तो चुरा नहीं सकते। अगर हम डी का कोड 4 रख लेते हैं तो 4 तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो ये तरीका तो काम नहीं करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सी को देखेंगे, सी ABCD में 3 नंबर पर आता है, ये 6 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 6 लिखा है, ठीक है, सी 3 नंबर पे यहाँ पर 6 लिखा, मतलब ये भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एम को देखिए 13 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 5 लिखा, तो ये भी काम नहीं करेगा, प्लेस वैल्यू काम नहीं कर रही, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। अब कैसे काटना है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्योंकि रेलवे में आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटने का ही प्रश्न पूछ रहा है, जैसे कॉमन कैसे देखना, तो यहाँ पर देखिए कोड हमें लिखा है, यानी कि कोड का कोड क्या दिया है, तो आपको कोड बराबर क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है 6241, ठीक है, कितना लिखा है 6241 और मेड बराबर क्या लिखा, तो यहाँ पर हम मेड बराबर भी लिख लेते हैं, तो मेड बराबर, ठीक है,
मेड बराबर क्या लिखा है, तो मेड बराबर हमारे पास यहाँ पर लिखा है 5346। क्या लिखा है, तो आपको हो गया 5346 लिखा है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर कॉम बराबर क्या लिखा है, तो कम बराबर हमारे पास यहाँ पर लिखा है, तो देखिए कम बराबर हमारे पास यहाँ पर लिखा है 3124 लिखा है, ठीक है। कितना लिखा है, 3124। उसके बाद यहाँ पर टू बराबर क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम टू बराबर की बात करते हैं तो टू बराबर हमारे पास यहाँ पर 27 लिखा है, ठीक है। कितना लिखा है, 27। अब हमें यहाँ पर कॉमन देख के काटना और यहाँ पर हमें डोम का बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन देखेंगे तो हम पहले दो में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो आपको हो यहाँ पर ई देखने को मिला है, तो ई को हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, कॉमन संख्या काटेंगे, तो हमारे कॉमन यहाँ पर 4 कट रहा है, ठीक है। क्या कट रहा है, 4 कट रहा है, ठीक है। उसी बात और डी भी हमें देखने को मिलता है, डी को भी हम यहाँ पर काटते हैं, तो यहाँ पर 6 को हम काट लेते हैं, ठीक है। तो डी का कोट आपको यहाँ पर 6 मिल गया और 6 ऑप्शन में दिया है, मतलब ये 6 हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्या करा, डी का कोट 6 लिख लिया। उसके बाद और हम देखेंगे तो यहाँ पर और कॉमन नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर इससे और इससे देखेंगे तो यहाँ पर सी भी कट रहा है और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर 2 भी कट रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी कोट हमारा यहाँ पर क्या निकला है, तो आपको हो गए ओ का, यहाँ पर ओ का कोट हमारा जो बचा वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका 1 होगा, मतलब 61 हमारे पास दोनों में ऑप्शन बी और यहाँ पर डी में तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद और कॉमन देख के काटते हैं, तो और हमें यहाँ पर काटने क्या कट रहा है, तो आपको यहाँ पर हमें क्या कट रहा है, तो आपको यहाँ पर हमें इसमें एम कट रहा है, ठीक है। इधर अगर हम एम को काटेंगे तो ये हमने एम को काटा और इधर यहाँ पर किसको काटेंगे, तो यहाँ पर हमारा 3 कॉमन है, ठीक है। तो 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला हमारा एम का 3 होगा, ठीक है। तो 3 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ज्यादा एग्जाम्पल मिले तो कॉमन देख के काटना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब उल्टे क्रम का मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पर ए बी सी डी करके लिखते हैं ना, ऐसा नहीं, आपको यहाँ पर जेड से चलना है, जेड वाई, ठीक है, ऐसा करके आपको यहाँ पर ए तक चलना है, ये उल्टा क्रम का है। लेकिन हमें यहाँ पर कह रहा है कि 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच कौन सा होगा, तो चाहे आप उल्टे क्रम में लिखो या आप सीधे क्रम में लिखो, 13वां अक्षर तो हमारा उल्टे से भी कौन सा होगा, तो आपको हो गए एन ही होगा, ठीक है। क्या होगा, एन होगा। और 25वां इधर से कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे 25वां हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इनके बीच में देखना है, तो अगर हम इनके बीच में देखते हैं, ठीक है, एक बार थोड़ा सा समझिए। जैसे 13वां तो हमारा क्या होगा, तो 13वां हमारा एन हो जाएगा और 25वां हमारा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब इनके बीच में हमें पूछा है, तो एन से अगर हम इधर पीछे जाएंगे और बी से आगे जाएंगे, मान लो हम बी से जाते हैं तो सी हो गया, सी के बाद यहाँ पर डी हो गया, डी के बाद ई हो गया, फिर हमारा यहाँ पर एफ हो जाएगा, एफ के बाद जी होगा, फिर हमारा यहाँ पर एच होगा, एच के बाद यहाँ पर आई होगा, फिर जे होगा, फिर यहाँ पर के होगा, के बाद एल और यहाँ पर हमारा हो जाएगा एम, ठीक है। हमें यहाँ पर बीच का पूछा है, ठीक है, इनको नहीं लेना, इनके बीच का पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पर बीच में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बीच में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे हमारा यहाँ से ये 4 कट 5 ये हमारे यहाँ से निकल रहे हैं और 5 हमारे इधर से भी निकल रहे हैं, ठीक है, 5 हमारे यहाँ से भी निकल रहे हैं। तो बीच वाला लेटर जो मिला हमें एच मिला है, तो एच हमारा बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा एच, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ प्लस और यहाँ पर गुणे का अर्थ भागित और भागित का अर्थ माइनस, तो निम्न का मान क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा गणितीय संक्रिया का है, अर्थमेटिक का प्रश्न। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चिन्ह को क्या करना है, चेंज करके आपको यहाँ पर बोर्ड मास रूल से सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 को लिख लेते हैं, ठीक है, 4 को लिखा और यहाँ पर हमें प्लस का चिन्ह मिला है और प्लस का अर्थ यहाँ पर हमें गुणा कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे के चिन्ह को लगाएंगे और अगली संख्या हम 22 को वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर गुणे का चिन्ह मिला और गुणे का अर्थ यहाँ पर हमें भागित का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 2 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर भागित का चिन्ह मिला और भागित का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, माइनस का, तो यहाँ पर हम माइनस लगा के अगली संख्या 4 को लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर माइनस का चिन्ह मिला और माइनस का अर्थ यहाँ पर प्लस कहा, तो यहाँ पर हम प्लस लगा के अगली संख्या 9 को लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल पे इसको सोल्व कर लेंगे। तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि पहले भाग देना, उसके बाद गुणा, फिर प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 4 गुणे तो वैसा ही उतरेगा, भाग दे देंगे तो ये पता है कितने बार में, 2 एकम 2 मतलब 11 बार में कटा और -4 को भी हम क्या करते हैं, वैसा ही उतार लेते हैं और +9 को भी वैसा ही उतार लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने +9 को उतार लिया। उसके बाद गुणा करेंगे तो 4 चौक 44, मतलब यहाँ पर गुणा करने पर 44 हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, -4 +9 को और वैसा ही उतारेंगे। उसके बाद मान लो हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 40 हो जाएगा। ऊपर से +9 को उतारेंगे तो कितना होगा, तो आपको होगा ऊपर से +9 उतर जाएगा। अब यहाँ पर 40 में 9 को जोड़ देंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना होगा, 49 होगा। कितना होगा, 49 होगा। ऑप्शन में देखिए 49 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर में यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बस ये तो आसान प्रश्न, इसमें चिन्ह चेंज करने के भी आते हैं, वो भी आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा अगले प्रैक्टिस सेट में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे।
अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द समूह का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार प्रकाश संश्लेषण और सूर्य का प्रकाश का जो आपस में संबंध है वही संबंध हमें यहाँ पर ऑप्शन में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखेंगे तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे तो लेखक कब होता है, जब लेखक कब काम आता है, तो जब उसके पास कलम होगी, तो ये बात तो सही है। ठीक है, अब पुस्तक या पत्रिका तो ये गलत है, प्रिंटर डेस्क का डेस्क ये भी गलत है, उसके बाद पंखा क्या प्रकाश है तो ये भी गलत है, लेखक के पास जब तक कलम होगी तब वो लेखक कहलाता है। तो उसी तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके जैसा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा शब्द एनालॉजी है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र का अध्ययन करें और बताइए कौन सा इंजीनियर लेखक और नर्तक दोनों है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि चित्र का अध्ययन करना है और कौन सा इंजीनियर जो लेखक भी है और नर्तक भी है दोनों है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर जितने भी लेटर वो सभी के सभी क्या है, इस व्रत के अंदर लेखक है, और यहाँ पर जो वर्ग दिया इसके अंदर जितने भी लेटर है वो अपने आप में नर्तक है, और त्रिभुज के अंदर जितने भी है वो सभी के सभी अपने आप में इंजीनियर है। लेकिन हमें ऐसे इंजीनियर को फाइंड करना है जो नर्तक के अंदर भी हो और लेखक के अंदर भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इंजीनियर में देखेंगे, जैसे ये हमारा इंजीनियर का इतना ही हम देखेंगे। ठीक है, इसको ही देखेंगे क्योंकि हमें इंजीनियर को मेन फाइंड करना है। तो अगर एफ की बात करेंगे तो ये केवल इंजीनियर है, तो इसको हटा लेंगे। जी की बात करेंगे तो ये लेखक और इंजीनियर है, जी जो क्या है लेखक और इंजीनियर, तो इसको भी हटा लेंगे। उसके बाद ई की बात करेंगे तो ई हमारा नर्तक और इंजीनियर है, तो इसको भी हम हटा देंगे। अब जो सी दिखाई दे रहा है ये नर्तक भी है, लेखक भी और इंजीनियर भी है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। तो ऑप्शन में देखिए सी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कथन दिया है और उसका यहाँ पर निष्कर्ष दिया है, तो ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है। ठीक है, तो न्याय निगमन में आपको यहाँ पर क्या करना है, डायग्राम्स के समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर कथन को समझेंगे, कथन क्या कह रहा है, कथन का सत्य मानना है, और कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है फिर ये देखना है क्या उसके बारे में निष्कर्ष गलत कह रहा है या फिर सही कह रहा है। ठीक है, तो कथन को हमेशा आप पिता के समान मानिए और निष्कर्ष को उसका दुश्मन मान लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, उसको दिल में मत लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें कथन दिया और कथन कह रहा है कि सभी सदस्य प्रत्याशी है, यानी यहाँ पर देखिए ये हमने सदस्य का डायग्राम बनाया। ठीक है, ये हमारा क्या है, सदस्य है, और जितने भी सदस्य सभी के सभी सदस्य क्या है, तो यहाँ पर कहा है कि प्रत्याशी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रत्याशी को क्या करेंगे, इसके अंदर से बाहर से बना लेंगे, क्योंकि जितने भी सदस्य सभी के सभी क्या है, प्रत्याशी है, तो प्रत्याशी इसके बाहर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे कथन को देखिए, यहाँ पर दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कि कोई छात्र प्रत्याशी नहीं है, यानी कोई भी छात्र प्रत्याशी नहीं है। ठीक है, तो छात्र मतलब छात्र का सी लेता हूँ और इसको हम अलग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि सदस्य और प्रत्याशी दोनों से हमें कोई संबंध नहीं का है छात्र का, तो इसको हम इसका अलग डायग्राम बनाते हैं। अब इसके बारे में यहाँ पर देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई सदस्य छात्र नहीं है, कि यहाँ पर कोई भी सदस्य छात्र नहीं है, तो यह बात सही है कि कोई भी सदस्य यहाँ पर छात्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई सदस्य छात्र नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कुछ छात्र सदस्य, कि यहाँ पर कुछ छात्र सदस्य दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे नहीं यहाँ पर छात्र अलग है और सदस्य अलग है, तो ये तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी गलत है। ठीक है, कुछ छात्र सदस्य कैसे होंगे, तो यहाँ पर कोई सदस्य छात्र नहीं है, तो ये बात सही कि यहाँ पर कोई भी सदस्य छात्र नहीं है, तो पहला निष्कर्ष सही कह रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक निष्कर्ष अनुपालन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो न्याय निगमन को आपको क्या करना है, यहाँ पर डायग्राम के समझना है। अब इसके बाद आपको एक और प्रश्न पूछा जाता है जो कि इस टाइप का है, ये हमारा कौन सा प्रश्न है, तो ये हमारा कथन निष्कर्ष का है। ठीक है, कौन सा है, कथन निष्कर्ष है। अब कथन निष्कर्ष को क्या करना है, आपको पहले कथन को समझना है और उस कथन के हिसाब से निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखना है। ठीक है, बस यहाँ पर आम चाल बोल भाषा के प्रश्न है। देखिए सबसे पहले देखिए कथन को समझिए। कथन कह रहा है कि अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है, जो अनुपस्थिति है वो दिल में प्रेम को बढ़ाती है। तो देखिए क्या अनुपस्थिति, यहाँ पर क्या कह रहा है, अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है। ठीक है, ये समझिए अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, ठीक है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, तो निष्कर्ष देखेंगे तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि किसी वस्तु या व्यक्ति का मौजूद न होना उसके प्रति लालसा और अधिक बढ़ा देता है, लालसा और अधिक बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, ये हमें सही कह रहा है। अब हम यहाँ पर दूसरे को देखते हैं, तो दूसरा कह रहा है कि रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। क्या रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए उचित दूरी बनाए रखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे जीवन में कहते हैं कि दूरियां ही प्यार बढ़ता है, दूरियां से प्यार बढ़ता है, ये हम कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए उचित दूरियां बनाए रखना मजबूत नहीं होता है, पास होना रिश्ता बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर गलत है। यहाँ पर हमारे पास जो कथन में दिया है उसके संबंध में हमारे पास पहला निष्कर्ष है, तो पहला वाला सही होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक पालन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे।
अब आपको इस प्रकार का भी एक प्रश्न को देखने को मिलेगा जो कि कथन और धारणा है, ठीक है, पूर्ण धारणा का भी प्रश्न मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कथन कह रहा है और कथन के हिसाब से हमें यहाँ पर इसको भी सत्य मानना है, जो डॉक्टर अपनी लाइफ में क्या करता है ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन कह रहा है कि सभी, यानी कथन कह रहा है कि अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया, यानी जो डॉक्टर है, ठीक है, किसी भी मरीज का इलाज कर रहा था, इलाज करने उसके घर जा रहा था, ठीक है, और क्या करा वो दूसरी विजिट पर, यानी कि दूसरी विजिट मतलब दूसरी बार गया और घर दूसरी बार जाने के बाद वो नुस्खे को बदल दिया, मतलब दवाइयाँ बदल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कथन क्या है हमारा कि अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करा, दूसरी विजिट पर यहाँ पर नुस्खे को बदल दिया। अब उसके बारे में धारणा है क्या है हम देखते हैं। तो पहली धारणा है क्या है कि पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था। क्या पिछले नुस्खे से रोगी को लाभ नहीं हुआ था? तो अगर उसने बदला, दूसरी विजिट पे अगर बदल दिया तो पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ होगा, इसीलिए तो बदला। तो ये बात तो सही है। अब दूसरे को देखते हैं। तो दूसरी धारणा क्या है कि रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया। क्या जो रोगी है, ठीक है, क्या पहला जो नुस्खा दिया जाता है, जो हमें दवाइयाँ दी जाती है, क्या हम उसको गंभीरता से नहीं लेते क्या? तो जो डॉक्टर अगर हमें दिया है तो हमें उसको गंभीरता से लेते हैं, उसको खाते हैं, उसको प्रॉपर लेते हैं। तो ये तो गलत भाई, वो नहीं लिया होगा, ये तो गलत भाई, इसको तो हम कह नहीं सकते। इसलिए यहाँ अगर डॉक्टर यहाँ पर बदल रहा है तो बदल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको कड़वी लगी होगी तो इसलिए बदल, नहीं, उसको पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ होगा इसीलिए तो वो बदला, ना कि उसको खाने में अच्छा नहीं लग रहा होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर जो दवाई देते हैं उसको खाना पड़ता है। तो इसलिए दूसरा तो गलत है, पहला वाला धारणा है सही है। तो ऑप्शन में पहला देखेंगे तो केवल धारणा एक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे और डेली में आपको तीनों प्रकार के तीनों चैप्टर के प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि रेलवे में आपको 100% देखने को मिलेंगे। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई प्रश्न आकृति कौन से विकल्प में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है, ठीक है। यानी जो प्रश्न आकृति हमें दी है ये आकृति किस उत्तर आकृति में सन्निहित है ये हमें देखना है, हमें घुमाने की अनुमति नहीं है, सेम वैसे उठा के रखना है, ठीक है। तो ये तो आसान प्रश्न। देखिए सबसे पहले हम इस सीधी लाइन को चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन में यहाँ पर कोई ऐसी सीधी लाइन है तो नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है। हाँ, ऑप्शन बी में हमें यहाँ से सीधी लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है, ऑप्शन सी में नहीं दिखाई दे रही है, ऑप्शन यहाँ पर डी में भी कोई सीधी लाइन बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो केवल हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन हम पूरा चेक कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के लाते हैं, ठीक है। तो इसको भी उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला, यहाँ से ये वाला गोल गोल, हाँ मतलब ये वाला हमें मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सन्निहित वाला था कि हमें आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही है ये हमें देखना है, तो आपको यहाँ पर परीक्षा में पढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। यानी जो आकृति हमें यहाँ पर दी है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा ये हमें बताना है। तो हमें पहले से यहाँ पर एम एंड रेखा दी है, तो हमें यहाँ पर अलग से कोई रेखा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर दर्पण सिंपल कहता है और रेखा नहीं दी जाती तो हमें क्या करता है, इसको दाएं की ओर बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम एंड रेखा का बताएंगे। अगर हम एम एंड रेखा का बताएंगे तो ये नीचे की ओर चले जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लैक वाला जो नीचे चले जाएगा, तो ऑप्शन में देखेंगे इस साइड में देखिए एक तो यहाँ पर भी नहीं है मतलब ये नहीं होगा, और यहाँ पर भी नहीं है मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। नीचे की ओर जाएगा, ये हमारा नीचे की ओर चले जाएगा, ठीक है, जल दर्पण बनेगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें हमारे पास ये भी यहाँ पर है और ये भी यहाँ पर, ये ठीक है, यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर भी व्हाइट है, ये भी ठीक है। अब ऊपर व्हाइट वाला जाना चाहिए लेकिन यहाँ पर ब्लैक वाला है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी हटेगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मैच होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस आकृति में सीधी रेखाओं की कुल संख्या कितनी है ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब आप कहोगे ये तो बहुत आसान प्रश्न है लेकिन रेलवे पूछ रही है तो आपको कराना जरूरी है, ठीक है, मेरा मकसद है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, मेरा फर्ज बनता है आपको हर टाइप के प्रश्न बताना। देखिए ये प्रश्न रिपीट नहीं होगा, बस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर सीधी रेखा की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर से रेखा को गिनते, तो एक हमारी ये हो गई, ये हमारी दूसरी हो गई, ये हमारी तीसरी हो गई, ये हमारी चौथी हो गई, ठीक है। 4 हमारी ये वाली रेखा है। उसके बाद में कलर चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद ऊपर से खड़ी देखेंगे तो एक हमारी एक हमारी यहाँ से ये वाली हो गई, अब ये दूसरी हमारी हो गई, ये हमारी तीसरी हो गई, ये हमारी चौथी हो गई, तो 4 रेखा हमारी ये भी है, ठीक है। फिर और देखते हैं हम, तो और हमारी एक तो यहाँ से ये वाली बनी है एक, तो एक हमने इसको ले लिया, एक हमारी इधर से ये बनी है 2 और एक हमारी ये बनी 3, तो 3 हमारी ये हो रही है। अब टोटल इनको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे।
तो 4 4 8 3 11। यहाँ पर सीधी रेखा कितनी 11 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो ये भी प्रश्न आपको देखने को मिला है। ये कौन सा है, तो ये आपको हो गया असमानता का प्रश्न है। ठीक है, असमानता का प्रश्न है। अब इनको कैसे सोल्व करना ये मैं आसान तरीका बताऊंगा, क्योंकि रेलवे में ये टाइप का भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट रेलवे के लिए कर रहे हैं तो आपको रेलवे का ही प्रश्न मिलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, कथन को समझना है। कथन को समझना आपको क्या करना है, इनको समझना है। ठीक है, तो देखिए कैसे समझना, सबसे पहले आपको इन चिन्हों को समझना चाहिए, चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए। तो इस चिन्ह को क्या करना, जिस तरफ यहाँ पर जैसे ये मुंह खुला, इस तरफ जिस तरफ मुंह खुला वो उस लेटर से बड़ा होगा, बस इतना समझ लो। जिसके तरफ मुंह खुला वो उससे बड़ा। तो यहाँ पर अगर हम एस और यहाँ पर इसका रिलेशन देखेंगे, एस और एच का, तो मुंह किसकी तरफ खुला, तो आपको एच की तरफ खुला है, मतलब ये हमने एच बना लिया। और एच की तरफ मुंह खुला मतलब एच इससे बड़ा है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। जो बड़ा उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, उससे बड़ा, क्योंकि जो बड़ा उसको ऊपर लिखेंगे। जिसके तरफ मुंह खुला मतलब वो बड़ा, उसके तरफ हम एक एक को पकड़ेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एच और ए को देखेंगे। अब यहाँ पर किसकी तरफ मुंह खुला, तो आपको यहाँ पर हमारा ए की तरफ मुंह खुला है, मतलब एच से ए बड़ा है। एच से भी क्या है, ए बड़ा है, तो ए को हम और ऊपर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद और देखेंगे तो यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर तो बराबर है, बराबर का मतलब बराबर ही, तो यहाँ पर एन और ए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद और हम यहाँ पर एन और आई को देखेंगे तो यहाँ पर किसकी तरफ मुंह खुला, तो आप कहोगे एन की तरफ, मतलब जो एन है ये आई से छोटा है। एन जो क्या है, ये आई से छोटा है, तो आई इसके ऊपर चले जाएगा और एन यहाँ पर छोटा हो जाएगा, तो ये हमारा आई हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऊपर पेज खत्म हो रहा है तो मैं छोटा लिख रहा हूँ। उसके बाद और देखेंगे तो और यहाँ पर मुंह किसकी तरफ खुला, तो आप कहोगे आई की तरफ खुला है, मतलब वी जो है वह आई से छोटा है। वी क्या है, वो आई से छोटा है। वी जो आई से छोटा है तो आई मतलब वी कहाँ पर हो जाएगा, तो वी इससे छोटा मतलब इसके आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वी हो गया है। ठीक है, ये इनके आसपास में हो गया है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर मुंह हमारा आई की तरफ खुला तो आई बड़ा है वी से, तो उसको वापस हमने नीचे लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम अब निष्कर्ष को देखते हैं। तो पहला निष्कर्ष कहला कि एच और आई बराबर है। क्या आपको यहाँ पर एच और आई बराबर दिख रहा है क्या, तो आप कहोगे एच आई यहाँ पर है और एच यहाँ पर, ये तो बराबर हो ही नहीं सकते, तो ये गलत है, क्योंकि एच और आई यहाँ पर बराबर नहीं है हमारे पास इस डायग्राम में, तो ये गलत है। यहाँ पर बराबर कह रहा है और यहाँ पर हमारे पास बराबर नहीं है, तो ये गलत है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि एच और वी बराबर है, कि यहाँ पर एच और वी बराबर दिखाई दे रहा है, तो नहीं। हाँ, यहाँ पर संभावना हो सकती है कि वी यहाँ पर नीचे हो सकता है, लेकिन हमें ये थोड़ी ना कहा कि वी हमारा एन से छोटा है कि एच से छोटा है, ये तो कहा ही नहीं, यहाँ पर हमें दिया ही नहीं था, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है, तो दोनों ही यहाँ पर गलत है, तो दोनों ही सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कि दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 की ओर। और जो 26 नंबर का प्रश्न दिया ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, यानी जिस प्रकार 8 का संबंध अगर 100 से है तो 12 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का ही प्रश्न है और पीछे हमने इसको सोल्व करा था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पर अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। आपको यहाँ पर डेली क्लास मिलेगी। ठीक है।